प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भारत में न्यायिक पुनर्अवलोकन के बारे में चर्चा की थी और भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति का जो उल्लेख किया गया था उस पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, किसी भी लोकतांत्रिक देश की शासन व्यवस्था को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वहाँ की न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। तो उसी कड़ी में आज हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे कि भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों पर बात करते हैं भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए की गई व्यवस्था पर। तो वह है पदावधि की संरक्षा। तो विद्यार्थियों, एक बार नियुक्त किए जाने के उपरांत न्यायाधीशों को उनके स्वैच्छिक त्याग पत्र के अलावा केवल और केवल महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो कि एक कठिन प्रक्रिया है। आज तक किसी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सका है। तो सबसे पहली जो सुरक्षा है वो पदावधि की सुरक्षा है कि किसी भी न्यायाधीश को जब तक वह स्वेच्छा से त्यागपत्र न दे या उसके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो जाए, तब तक उसे समय से पूर्व उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। इसी तरह विद्यार्थियों, बात करें दूसरी व्यवस्था है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि का विधायिका के अधिकार से परे होना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके जो वेतन हैं, भत्ते हैं, ये सभी व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र से परे की बात है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संविधान द्वारा नियत और भारत के संचित निधि पर भारित हैं। उन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वित्तीय आपातकाल की स्थिति इसका अपवाद है। केवल वित्तीय आपातकाल को छोड़कर जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है, जिसमें न्यायाधीशों समेत सभी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौतियाँ की जा सकती है। इसके अलावा न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की कटौती विद्यार्थियों नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार न्यायाधीशों के वेतन भत्ते को व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र से दूर की बात मानकर इसको भारतीय संचित निधि पर भारित माना जाता है। अगले बिंदु पर चर्चा करें विद्यार्थियों, वो है कार्यप्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति। न्यायपालिका को अपनी कार्यप्रणाली के संचालन हेतु अर्थात नियमन हेतु स्वयं ही नियम बनाने की शक्ति भी विद्यार्थियों दी गई है, ताकि वो अपने कार्यों को सफल और सुचारू रूप से संचालित कर सके। सर्वोच्च न्यायालय को अपने कार्यप्रणाली के नियम बनाने का अधिकार विद्यार्थियों दिया गया है। ये नियम संसद के द्वारा निर्मित कानून के अंतर्गत निर्धारित होते हैं और इन पर राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय या आदेश भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं विद्यार्थियों।
तो इस प्रकार कार्यप्रणाली के नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति भी यहाँ न्यायपालिका को सौंपी गई है। अगली बिंदु है कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण। तो विद्यार्थियों, उच्चतम न्यायालय को अपने कर्मचारी वर्ग पर पूरा नियंत्रण सौंपा गया है ताकि उसकी स्वतंत्रता को आघात न पहुँचे। न्यायालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के द्वारा विद्यार्थियों की जाती है। सेवा शर्तें भी न्यायालय द्वारा ही निर्धारित की जाती है। इस प्रकार कर्मचारी वर्ग पर स्वयं न्यायपालिका, अपने कर्मचारी वर्ग पर न्यायपालिका का स्वयं नियंत्रण रहता है। इसी तरह अगला बिंदु है विद्यार्थियों, संसद क्षेत्र अधिकार बढ़ा सकती है न्यायपालिका का, घटा नहीं सकती। यही महत्वपूर्ण बिंदु है। संसद को न्यायपालिका के क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने का तो अधिकार है, लेकिन उसे घटाने का अधिकार नहीं है। संसद को सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और क्षेत्र अधिकार बढ़ाने का अधिकार है, घटाने का नहीं। विद्यार्थियों, उच्चतम न्यायालय को संसदीय दबाव से मुक्त रखा गया है, उसके अधिकार क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गई है। इस तरह अगले बिंदु पर चर्चा करें विद्यार्थियों, वो है उन्मुक्तियाँ। कुछ विशेष उन्मुक्तियाँ अच्छा कुछ स्वतंत्रताएं न्यायपालिका को दी गई है। उसमें है कि अपने अधिकारिता क्षमता से किए गए, अपनी अधिकारी क्षमता से जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है से किए गए न्यायालयों के निर्णय और कार्यों की आलोचना कहीं भी नहीं की जा सकती। संसद भी न्यायाधीशों के ऐसे कार्यों पर जिसे उन्होंने कर्तव्य पालन करते हुए किया हो विचार विमर्श नहीं कर सकती। तो न्यायाधीशों को कुछ विशेष उन्मुक्तियाँ, कुछ स्वतंत्रताएँ दी गई है। उनके कर्तव्य निर्वहन के लिए किए गए कार्यों की आलोचना कहीं पर भी नहीं की जा सकती, और तो और संसद में भी उस पर विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। तो ये विशेष उन्मुक्ति न्यायपालिका के न्यायाधीशों को दी गई है। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर विद्यार्थियों, अवकाश प्राप्त करने के बाद अर्थात रिटायरमेंट के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध। विद्यार्थियों, अवकाश प्राप्ति के बाद न्यायाधीश भारतीय क्षेत्र में किसी न्यायपालिका या अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकते, किंतु संविधान विशेष प्रकार के कार्य संपादन के लिए उनकी नियुक्ति की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए जैसे विशेष जांच पड़ताल तथा अन्वेषण कार्य करना आदि। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति बड़ी मजबूत है और उसकी स्वतंत्रता पर्याप्त रूप से संरक्षित है, किंतु सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को आयोग एवं समितियों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की वर्तमान प्रथा चल रही है ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा पैदा किया है। विधि आयोग ने इस प्रथा के संकटों की ओर संकेत करते हुए इसे शीघ्र समाप्त करने की सरकार से सिफारिश विद्यार्थियों की है, परंतु अभी तक सरकार ने विधि आयोग की इस सिफारिश को लागू नहीं किया है। समय समय पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संबंध में भी विभिन्न न्यायाधीशों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इसी उदाहरण में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक सेमिनार को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति एसपी भरूच ने कहा, मैंने पहले भी कहा है और फिर यह दोहराता हूँ, मेरी राय में देश के 80% न्यायाधीश ईमानदार हैं और उन्हें भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार देश की न्यायपालिका का शिखर पुरुष भी विद्यार्थियों न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को मानता है। इसलिए इस दिशा में सार्थक प्रयास तुरंत ही आवश्यक है। धन्यवाद विद्यार्थियों। ऊंचाई पे क्या है ऐसे ऐसे